इसको लॉक कर दो। कोई बार बार आए जाएगा, हमारा दिमाग उधर लगेगा ना। ऑन कर दिया इसको। अच्छा, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ा था ना। पहले टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, सबको समझ में आ गया। उसके बाद उसके टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से टाइप्स थे? एपिथेलियल टिश्यूज, और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, और चौथा न्यूरल टिश्यू। तो हम लोग कल एपिथेलियल के बारे में पूरा पढ़ चुके थे, कितने टाइप्स होते हैं उसके अंदर, सब कुछ पढ़ लिया था। बॉडी के किस पार्ट में किसकी लाइनिंग होती है, सब पढ़ लिया था ना। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाना है आज। कनेक्टिव टिश्यू में पूरी बॉडी को ऐसे ऐसे टिश्यू जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखते हो। बॉडी को कनेक्ट, जैसे कि बोन्स, हमारे अंदर बोन्स है, ब्लड है, लिम्फ है, पूरी बॉडी को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। और ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं। जैसे ब्लड ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। तो ये भी क्या हुआ? कनेक्टिव टिश्यू। इसके टाइप्स भी होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू नंबर 1 लूज कनेक्टिव टिश्यू, केवल हम सीटी लिख रहे हैं। और दूसरा दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू मींस ऐसे टिश्यू जिनमें सेल्स और फाइबर्स बिल्कुल लूज, मतलब इसमें मैट्रिक्स की फॉर्मेशन ज्यादा रहती है और सेल्स कम, ऐसे लूजली रहते हैं। ठीक है, लूजली रहते हैं। उसके बाद डेंस का मतलब कॉम्पैक्टली रहते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स इनका जो होता है वो रिंग के फॉर्म में होता है। स्पेशलाइज्ड ऐसे होते हैं जिनका स्पेशल काम होता है, जैसे इसके अंदर बोन्स आ गया, ब्लड आ गया। तो हम लोग पहले लूज के बारे में कल कुछ बताया था ना। लूज भी, हाँ, 2 पार्ट्स होते हैं। हाँ, एडिपोज टिश्यू। एरियोलर मीन्स होता है प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। स्किन प्रेजेंट बीनीथ द स्किन मीन्स स्किन के नीचे पाए जाते हैं। कौन? एरियोलर, ये लूज टिश्यूज। इसके अंदर एक कौन आता है? एरियोलर, और दूसरा एडिपोज। इसका रुक जाओ, डायग्राम बना दे तो समझ में आएगा। इसका बनाना है एरियोलर का।
बाकी इसमें मैट्रिक्स भरा हुआ है। इयोसिनोफिल, ये हुआ आपका फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, और ये हुई आपकी मास्ट सेल। मैक्रो, इलास्टिक फाइबर, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का है, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। इधर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इलास्टिक फाइबर। इसके अंदर कुछ मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, मैट्रिक्स होता है। न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, ये क्या होती है आपकी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है ना, हाँ हाँ, इम्यूनिटी में हेल्प करती है। और ये फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल्स, और ये क्या हुआ, मैक्रोफेजेस, मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको फेज करने का काम करती है, खाने का काम। और ये हुई आपकी मास्ट सेल। डायग्राम नोट कर लो। ये जो आपकी मास्ट सेल्स होती है, ये हिपैरिन का सिक्रीशन करती है। हिपैरिन जानते हो ना, जैसे हमारा ब्लड होता है, हमारा ब्लड अंदर जमता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हिपैरिन होता है। अगर हिपैरिन ना हो तो ब्लड वेसल्स में ही हमारा ब्लड जम जाए, ब्लड को जमने से रोकती है। लेकिन आप सोचो कि ब्लड अगर बाहर निकल रहा, अगर ब्लड नहीं जमेगा तो फिर तो हमारा पूरा ब्लड निकल जाएगा। तो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हिपैरिन काम करना बंद कर देता है, जिससे कि ब्लड प्लेटलेट्स आके ब्लड को जमा देती है। आवाज आ रही, देखो एक बार चेक कर लो। नहीं दिखाई दे, इसे ग्रीन वाला नहीं दिख रहा, ये लाइट का वो है ना। अच्छा, ग्रीन से अब नहीं लिखेंगे। इतना समझ में आया। उसके बाद दूसरा आता है एडिपोज टिश्यू। दूसरा क्या आएगा, एडिपोज टिश्यू। दूसरा आएगा एडिपोज टिश्यू। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आपके स्टमक के ऊपर जब फैट जम जाता है तो आप मोटे होने लगते हो ना, मीन्स जैसे ही। अरे चुप रहो भाई। मान लो कि ये आपकी सेल, ये आपके ऊपर, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, फैट आकर जमने लगता है और फिर एक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू।
बस बस, हम भी उसी की तरह है, हम कोई कम नहीं है। बस, डन। इतना हो गया सबका। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे हम लोग। फ्लूइड के बाद दूसरा आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मीन्स कॉम्पैक्ट होता है। ये कैसे होते हैं? इनके सेल्स कॉम्पैक्ट होते हैं। इसमें मैट्रिक्स कम होता है और सेल्स ज्यादा होते हैं। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। मीन्स इसमें क्या होगा, जो आपके फाइबर्स होंगे, मान लो ये रेगुलरली अरेंज होते हैं। देखो, ये एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज है ना, और इसी तरह इरेगुलर मतलब ये रेगुलर अरेंजमेंट इनका नहीं होता। मान लो फाइबर्स ऐसे हैं तो आपकी सेल्स ऐसी, ऐसे होते हैं। रेगुलर में आएगा एग्जांपल आपका टेंडन एंड लिगामेंट। ये आपको पता है टेंडन क्या होते हैं, लिगामेंट क्या होते हैं? हाँ, टेंडन वो होते हैं जो बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट बोन्स को बोन से। इसके अंदर इसका एग्जांपल होगा स्किन। ये इसका है, वो उसका। इसके बाद लास्ट आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल एंड फ्लूइड। स्केलेटल में क्या आएगा आपका, बोन्स आएंगी, और फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ। हाँ, वो ब्लड का ही पार्ट है, मेनली ब्लड आता है इसमें। ये समझ में आ रहा ना आप लोगों को पीछे? इसको टेंडन और लिगामेंट को हिंदी में स्नायु कंडरा, यही दोनों कहते हैं। किसको कहते हैं? कंडरा। जो आप लोग हिंदी में पढ़े होगे ना, स्नायु क्या होते हैं, उसको से जोड़ते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। तीसरा आता है स्पेशलाइज्ड
कनेक्टिव टिश्यू। एक आते हैं स्केलेटल और दूसरा आता है फ्लूइड। स्केलेटल नाम से ही पता रहा, स्केलेटल मतलब कि बोन्स से रिलेटेड है, तो इसके अंदर क्या आएंगी, एक तो बोन्स आएंगे, दूसरा कार्टिलेज, फ्लूइड में क्या आएगा, ब्लड, और दूसरा लिम्फ। बोन्स क्या होती है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, शेप प्रोवाइड करता है, होता है ना। तो ये एक्सोस्केलेटन और इंडो दोनों टाइप्स का होता है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म में बाहरी कंकाल होता है, जैसे हम लोगों में टीथ है, ये बाहर ही तो है, कैल्शियम और फास्फोरस से बने हुए होते हैं बोन्स। उसके बाद कार्टिलेज जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब छोटा बेबी होता है आफ्टर बर्थ, तब उसके अंदर हड्डियां ज्यादा होती, 306 होती है ना, उनमें क्या होता है पहले कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए कहते हैं उसको बहुत संभाल के पकड़ो नहीं तो टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बोन्स जो है मेच्योर नहीं होती हैं, वो कार्टिलेज के फॉर्म में ज्यादातर बोन्स होती हैं, वही कनेक्ट होकर बाद में बोन्स बन जाती, 206 बचती हैं बाद में एडल्ट होने पर। तो वो हुआ आपका कार्टिलेज। जैसे आपकी नोज के टिप में क्या कार्टिलेज से बना हुआ, कान क्या है कार्टिलेज से बने हुए हैं, लेकिन ये आपका हाथ क्या है, ये तो बोन से बना हुआ है। कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहते हैं और बोन्स को अस्थि कहते हैं। ये जो आपकी कार्टिलेज होती है ये लचीली यानी फ्लेक्सिबल होती हैं। जो कार्टिलेज की ओरिजिन होती है, हाँ कॉन्ड्रोसाइट नामक सेल से हुई है। किसकी? कार्टिलेज की, कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज का एग्जांपल लिख लो, टिप ऑफ नोज, नोज की टिप में पाया जाता है आपका कार्टिलेज। एक्सटर्नल ईयर जॉइंट, इसके बाद बोन्स आता है, तो जो बोन्स की ओरिजिन हुई है वो किससे हुई? ऑस्टियोब्लास्ट सेल से। इसकी जो बोन्स की ओरिजिन हुई है वो किससे हुई है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। और कार्टिलेज की कॉन्ड्रोसाइट। बोन्स आपकी कहाँ पाई जाती है? जैसे लिम्फ बोन, हाथ पैर। सबसे लंबी बोन्स कौन सी है? हा? सबसे बड़ी फीमर, सबसे छोटी हाँ। आपको समझ में आया कुछ? पूछो, कुछ पूछो इस बार। हड्डी, कार्टिलेज ये तो समझ में आया। आस्थि उपास हिंदी में पढ़ा है? आस्थि क्या होता है? आस्थि हिंदी हिंदी में भी नहीं पढ़ा? अच्छा, किस क्लास में हो?
12th में, 9th से पढ़ाया जाता है शायद बोन्स वगैरह। अच्छा याद नहीं आ रहा, मतलब पढ़े हो, समझ जाओगे ना। हाँ तो समझ जाओ कि ये क्या हुई आपकी, ये अस्थियां हुई, ये उपास थी। अब इंग्लिश, अब हिंदी वाला नहीं है तो उसको याद भी मत करो, बस इंग्लिश वाला याद कर लो। इतना हो गया। इसके बारे में अब ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, बता चुके हैं ना। इसके बाद ब्लड की बात आती है। ब्लड का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ना। न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हाँ हाँ, उसी के माध्यम से पूरी बॉडी में इसी के माध्यम से जाता है। ब्लड में क्या होता है, उस दिन मैंने फर्स्ट क्लास में बताया भी था। सबसे पहले क्या होता है, मतलब इसका कंपोनेंट बताओ। ब्लड में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस किस से, किस किस चीज से मिला हुआ है ब्लड? देखो नहीं, उसमें फर्स्ट क्लास में बताया था। प्लाज्मा, कितना होता है? हाँ नहीं, ये 60% होता है, ये 40%। आपके ब्लड में सबसे ज्यादा प्लाज्मा पाया जाता है। हाँ पूरा 100 होना चाहिए, तो 100 में 60 इधर चला गया, 40 उधर बचा। हाँ अरे मतलब एक कांस्टेंट नहीं बता रहे कि इतना ही होगा, थोड़ा। और फिर इसके कार्पोसेल्स कितने पाए जाते हैं? पहला कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इतना समझ में आया? आरबीसी मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हाँ, लाल रक्त कणिकाएं, इरिथ्रोसाइट। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, हाँ ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद प्लेटलेट्स, थ्रम्बोसाइट कहते हैं इसको, ल्यूकोसाइट, थ्रम्बोसाइट। इनका जीवन काल, लाइफ स्पैन कितना होता है इनका? 120 दिन। हाँ जिसको ना पता हो लिख लेना, ठीक है, 120 दिन। और इनका, और इसका 4 डेज। इनकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख। और ये 10,000। और ये 2 लाख। 2 लाख। अरे मतलब वैल्यू इधर उधर होती है। हाँ इससे मतलब कम हुई तो दिक्कत। आप लोग कभी ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएंगे ना, तो खुद देख लिया करो हमारे अंदर क्या है, क्या दिक्कत है। खुद की रिपोर्ट देख पाते हो तुम लोग? हाँ खुद की स्वयं देखा करो। डॉक्टर से को दिखाने से पहले खुद का देखो कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या। हाँ हाँ डिजीज है, अगर कोई फीवर है तो पॉजिटिव बताएगा, नहीं है तो निगेटिव बताएगा। क्या जी? एक्स्ट्रा ज्यादा, ये प्लाज्मा।
अच्छा, एक्सरे, एक्सरे, एक्स, ये पूछ रहे, एक्स रे। जो एक्स रेज होती हैं उनके माध्यम से आपकी अगर कहीं पर बोन्स वगैरह टूटी हैं तो उनका एक्सरे कराया जाता है ना, बोन्स में कहाँ फ्रैक्चर है, किस स्थान पर क्या दिक्कत है, वही एक्स रेज है। ये इसमें गामा रेज, यूवी रेज, ये खतरनाक भी होता है ज्यादातर। ये अल्ट्रासाउंड ये सब करवाना दिक्कत की बात है ना, क्योंकि उसमें रेज, ये हम मतलब डिजीज का तो पता चलता है, लेकिन हाँ रेडिएशन खतरनाक होती है इसकी, इसलिए ज्यादा अल्ट्रासाउंड ये वगैरह नहीं करवाना चाहिए। लेकिन इनके बगैर हमें पता नहीं चल सकता, इनको करवाना ही पड़ता है। अच्छा, पूरा देखा होगा ना, अगर कहीं का करवाओ तो पूरा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होती है? मसल्स, मांस, समझ में आया? उसी को कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। ये क्या करती है? मूवमेंट में हेल्प करवाती है। हाँ, मूवमेंट में हेल्प करवाती है। ये कितने टाइप्स की होती है? कौन कौन? स्मूथ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मसल टिश्यू, इनके नाम से ही समझ में आता है ना कैसे मसल टिश्यूज होते हैं। स्मूथ मसल टिश्यूज, और दूसरा कार्डियक, इसको शॉर्ट में हम एमटी लिख देते हैं। और दूसरा आता है स्मूथ, मीन्स ये स्मूथ होती हैं। और ये कार्डियक, कार्डियक नाम से ही पता चलता है, ये हमारे कार्डियक, कार्डियक वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? हार्ट के लिए। हार्ट के डॉक्टर को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। और इसकी जो हार्ट की वाल होती है उसको क्या कहते हैं? हाँ, लॉजिस्ट। उसकी स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। और इसको कार्डियक मसल मीन्स ये हार्ट, हार्ट आपने देखा होगा बहुत सॉफ्ट होता है, देखा ना? अभी कभी पिक्चर वगैरह में देखा होगा तो ऐसे खुलता, उसमें कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है, तभी तो हमारा ब्लड पंप कर पाता है। तो ये कार्डियक मसल्स केवल हमारे हार्ट को, हार्ट में लाइन होती है। स्केलेटल मसल मीन्स आपकी जो बोन्स होती हैं उसमें कवर्ड होती हैं। कौन? स्केलेटल मसल। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेंगे। स्मूथ मसल्स ऐसी होती है जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, ये बिना हमारी इच्छा के काम, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि पच जाए खाना, हम लोग उसको पचाने तो जाते नहीं। तो ये क्या करती हैं, जैसे हमारे मुंह में गया खाना, फिर इसोफेगस में गया, उसके बाद आपके स्टमक में जाता है, तो ये उसको पुश करने का काम करती है। इसमें रिलैक्सेशन, जैसे आप लोग ऐसे करोगे तो आपकी मसल्स उठ जाएंगी। ये तो हमने सोचा है ना, ये क्या स्केलेटल मसल्स में आएगा, ठीक है? लेकिन इनको ना तो हम देख सकते हैं, देख सकते हैं, ये तो अपना अंदर काम किया करती हैं, बिना इच्छा के ये काम किया करती हैं। कहाँ पाई जाती है? आपके जीआई ट्रैक्ट में। मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद ब्लड वेसल। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम में पाई जाती है। उसके बाद और कोई? रेटिना। अरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सब आ जाए। रेटिना यहाँ यहाँ पाई जाती। कौन? ये हमारे स्मूथ मसल्स। ये एक चीज है, इसी के अंदर है। एग्जाम्पल्स हैं, इनको जरूर लिख दो, क्योंकि आपके नीट में बस यही पूछा जाएगा, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उनमें कौन सी मसल्स पाई जाती हैं। ऑप्शन में दे दिया गया कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ। तो आप लोग याद रखोगे तो टिक कर दोगे, ये होगा। और आपके यूट्रस में भी पाई जाती है। जब बेबी बर्थ होता है तो ये मसल्स ही रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, जिससे कि बेबी बर्थ होता है। इनका स्ट्रक्चर बना लो। ये मेनली सिंपल होती है ऐसे। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें केवल सिंगल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता, और इनमें कोई धारियां नहीं पाई जाती। ये आपके तीनों में पूछा जाएगा किसमें धारियां। आपके स्केलेटल मसल्स में धारियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें धारियां ये सिंपल टाइप के होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ये भी होता है, ये भी। और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। किसमें? स्केलेटल मसल। ये भी आप याद रखने वाली बात। इनको विसरल मसल्स भी कहते हैं। एक नाम और लिख लो, विसरल मसल्स। विसरल मसल्स भी कहते हैं इनको, विसरल मसल्स। नहीं लिखोगे? अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया तो दूसरे नाम से कंफ्यूज हो जाओगे, ये कौन सी मसल्स है, ये तो मैंने बताया ही नहीं था। इसके बाद कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? ये तो पता ही चल गया, आपके हार्ट को लाइन करती हैं। ये इनवॉलंटरी होती, मीन्स ये आपके न्यूरल टिश्यू से कनेक्ट नहीं होती है डायरेक्टली। इनमें भी सिंगल न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अरे ब्लड तो इनमें सेल्फ सप्लाई होगा। इन्हें एक और नाम से जानते हैं, माइकोकार्डियम। मायोकार्डियम। जैसे कि आपने इसमें पढ़ा, इनकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है ना, इसमें आप ब्रांचेस नहीं देखने को मिला। इसको अगर देखा जाए,
मीन्स इसमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है, किसमें, कार्डियक मसल्स में। ठीक है, ये अनब्रांच थे, मतलब इसमें कोई ब्रांचिंग देखने को नहीं मिली थी, और ये ब्रांच्ड, ये टर्म्स याद रखना। हाँ, यूनिन्यूक्लिएटेड, केवल आपका जो ये स्केलेटल मसल है इसी में आप पेरीफेरी पर, आपका न्यूक्लियस पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। इसका भी स्ट्रक्चर देख लो। ये हुआ न्यूक्लियस, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, कौन, स्केलेटल मसल्स, और इनका जो न्यूक्लियस होता है पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मीन्स यहां भी न्यूक्लियस है, और ये तीनों समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? यही आपको कंफ्यूज करके बता देंगे, किसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, किसमें पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है, किसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है। यही आपके नीट में एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। हाँ, और इसका मेन फीचर ये है, इसमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिला। इसमें धारियां देखने को मिला था। ठीक है, ऐसे ऐसे धारी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला, किसमें, स्केलेटल मसल्स में। हाँ, उसमें नहीं होता, मतलब होता है कम, लो। इनका काम क्या होता है, केवल पुश करने का काम होता है। जो आप स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटन के अंदर बहुत, मतलब कि एनर्जी भी प्रोवाइड करना रहता है उनको चलने, मूवमेंट करने में, और उसके अंदर बहुत, जैसे बोन्स के अंदर क्या होता है, आपके WBC RBC सिंथेसिस भी होती है, तो बोन्स के अंदर तो आपका बोन मैरो प्रेजेंट होता है, उसके अंदर तो ब्लड हाई सप्लाई ही होगी होगी ना। और कार्डियक, यहाँ तो पूरा ब्लड ही भरा हुआ होता है। इसका एग्जांपल लिख लो। इसका तो मेनली हार्ट ही होगा, एग्जांपल लिख लो हार्ट, और उसमें लिख लो स्केलेटन में स्कल हो गया आपका। हाँ, स्पाइन, लिम्ब, बोन, एक्सोस्केलेटन हो गया, जैसे इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। उसके बाद लास्ट है न्यूरल टिश्यू, इसको भी आज खत्म कर दो। आपकी कल फ्रॉग खत्म कर देंगे, परसों वो वाला कॉकरोच, उसके बाद लास्ट वाले दिन हम टेस्ट लेंगे एनिमल किंगडम का और इसका, दोनों का टेस्ट लेंगे। इसका और मार्क भी मिलेंगे, मार्क्स। बिल्कुल। क्या चीज? हाँ बिल्कुल, हिंदी में आप लिखो। हाँ, इंग्लिश में, दोनों में दे। अच्छा,
अरे हम समझा देंगे ना, हम तो यह रहे, हम एक पेपर बनाएंगे, बाकी तुम लोग नाम भी है ना, लड़का लड़की दोनों का नाम है, तो कुछ भी चलेगा। अब बात आती है न्यूरल टिश्यू की। नाम से ही आपको पता है ना, न्यूरल, इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स आपके होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? आपका जो ब्रेन होता है उसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना। स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी ब्रेन की। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कोई बनाए? सिंपल है ना। कैसे बना होता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है सेंटर में? न्यूक्लियस है। इसमें और कुछ प्रेजेंट होता है ऐसे? ये क्या होते हैं? डेंड्राइट्स। और ये क्या होता है? एक्सॉन। ये आपका इसमें मेनली, और ये क्या होती है? सेल बॉडी। टू पार्ट्स पाए जाते हैं इसमें, एक सेल बॉडी हो गई और एक एक्सॉन। अच्छा, ये न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरो ट्रांस ये आपके न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरल टिश्यू है ये भी टू पार्ट्स का डिवाइड है। न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लियल। ये भी क्या है? टू पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक न्यूरॉन है और ये न्यूरोग्लियल। हाँ, हमारा जो ब्रेन है ये किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूरॉन से। ऐसे स्ट्रक्चर से पूरा हमारा ब्रेन बना हुआ है। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। सोच लो, हमारे इस ब्रेन में ऐसे स्ट्रक्चर मिलियंस में प्रेजेंट है। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, आपको कहीं भी, आपको मान लो पैर में कीड़े ने काटा, आपको तुरंत ब्रेन ने सिग्नल दिया और आपका हाथ उसी जगह पर पहुंच जाता है बिना देखे। अगर आपको मान लो पीछे किसी ने काट लिया, आपका हाथ तुरंत वहीं चला जाएगा। क्या आपने देखा कहां पर काटा, लेकिन आपका हाथ वहीं पर चला जाएगा। हाँ, तुरंत हटा लेते हैं हाथ, चाहे हम उधर देखें या फिर ना देखें। क्यों? क्योंकि हमारे जो नर्व फैली हुई है वो जाके आपके ब्रेन को सिग्नल देती हैं और आपका ब्रेन फिर तुरंत इतने में ही रिस्पांस दे देता है कि हाथ हटाइए। सोचो, पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन ही तो कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन खराब तो सब खराब। ये क्या होते हैं? कंडक्टिंग होते हैं और वो नॉन कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं।
समझ में आ गया पूरा? खत्म। ये बहुत छोटे, बस वही इपिथेलियम। हाँ, न्यूरॉन। सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है? न्यूरॉन। ये तो सबसे लंबी होती है। सबसे छोटी। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना कुछ, सब उसका भी टेस्ट में दे सकते, जो मैंने फर्स्ट क्लास में इधर उधर का सब पढ़ाया था। कहीं से भी कुछ भी पढ़ाया था ना, कोई भी टॉपिक बस बीच में स्टार्ट हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन नोट करो आप लोग, इसके तो क्वेश्चन कर ही लो। लिखो, which of these is not true areolar tissue? Areolar tissue. एरियोलर टिश्यू। ऑप्शन लिख लो, सब लोग लिख रहे हो ना इधर। नंबर 1, मैक्रोफेज आर एब्सेंट। मैक्रोफेजेस आर एब्सेंट। नंबर बी, इट इज ए। नंबर बी ऑप्शन लिखो, इट इज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम। it contains, third point, it contains mast cells. Number D, it contain fibroblast. बताओ इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब सही नहीं है। इनमें से जो आपका एरियोलर टिश्यू है उसके लिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है? हिंदी में सुनिए। एब्सेंट मतलब उसमें तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, घुमा के दिया गया। लेकिन ध्यान देंगे आप तभी समझ पाएंगे। मैक्रोफेजेस आर एब्सेंट, मतलब एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है। आपके इसमें फाइब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट थे ना, और क्या था, मास्ट सेल्स भी। इसीलिए मैंने डायग्राम बनाया था ना, वो डायग्राम खोल के देखो जो मैंने सबसे पहले बोर्ड पर बनाया था, उसमें लिखा है। उसमें क्या थी, मास्ट सेल्स भी थी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी थी, और माइक्रोफेजेस भी थे जो भक्षण का काम करते हैं। समझ जाओगे, ऐसे पढ़े रहोगे। और एक क्वेश्चन आया था नीट 2022 में, क्वेश्चन नोट करो। हाँ, 22 में आया था एक और। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नोट करो, जितना करवा रहे हैं आपके नीट में पूछा गया है। फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन नंबर 1
न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया, ये नीचे लिखा। नंबर बी ब्लड, नंबर सी एडिपोज टिश्यू और नंबर डी कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है? बहुत कंफ्यूजन वाला है ना, और इजी भी है, आप देख के ऑप्शन बता सकते हैं। अभी आपने कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या पढ़ा? आपने ब्लड पढ़ा था ना, एडिपोज टिश्यू पढ़ा था, कार्टिलेज, लास्ट वाला कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू किसमें होते हैं? बहुत इजी है तुम्हारे सामने, हमने तुरंत ही बताया। ये तो इसमें आ जाएगा ना, ब्लड, आपका ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है और कार्टिलेज भी। हाँ, ये न्यूरोग्लियल टिश्यू, ये 2022 में पूछा गया था, मार्क कर लीजिए इसमें। और अगला लिखो, और अगला क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is present between the adjacent bone of the vertebral column? ऑप्शन नंबर ए स्मूथ मसल, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन नंबर ए स्मूथ मसल, नंबर बी कार्टिलेज, नंबर सी एरियोलर टिश्यू और नंबर डी न्यूरोग्लियल, ग्लियल। कौन सा होगा इसमें? जो आपकी बोन्स होती हैं, ये बोन्स कौन एडजेसेंट का काम करता है? मतलब इनको बीच में जोड़ने, जैसे आप हाथ हिला पाते हैं, किस वजह से? क्योंकि इनको कौन जोड़ के रखा है? आपका कार्टिलेज कनेक्ट करके रखा है ना। आप यहां से तो नहीं हिला पा रहे हैं, जोड़ से हिला पा रहे हैं। आप समझ में आए? इनके बीच क्या जोड़ के रखता है? कार्टिलेज। बाकी यही वाले क्वेश्चन देंगे भी इसमें, टेस्ट में भी। अच्छा ये बताओ, आपके इपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई होती है, यानी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, इपिथेलियल सेल्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं या नहीं? नहीं होते। कनेक्टिव टिश्यू में? हाँ, पीसीटी मतलब पीसीटी, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम में दे सकता है, आपको फुल फॉर्म जरूरी नहीं है। अरे वो न जो पूछ रहे हैं, कहाँ पाई जाती पीसीटी? हाँ, डीसीटी पीसीटी कल बताया था मैंने। कल बताया था ना कि नेफ्रॉन में होती है। हाँ, लेकिन मतलब क्या होगा इसका? पीसीटी डीसीटी। प्रॉक्सिमल
कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। डिस्टल समझ में आया? एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस। फिर कंफ्यूज हो गया मैंने कल। सिक्रीशन होता है, क्या सिक्रीट करती हैं? बहुत कंफ्यूजन है। एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सो का मतलब ये समझो कि डक्ट, बाहरी समझो, डक्ट होती है एक्सो का मतलब। और ये एंजाइम और म्यूकस का सिक्रेशन करती है। क्या करती है? एंजाइम और म्यूकस का सिक्रेशन। और जो आपकी इंडोक्राइन होती है ये हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, और जो मिक्स्ड है वो दोनों को सिक्रीट करती है। उसमें डक्ट पाई भी जाती है, और अगर हार्मोन सिक्रीट करना है तो बिना डक्ट के सिक्रीट करेगी डायरेक्टली ब्लड में, और अगर उसको एंजाइम भी सिक्रीट करना है तो डक्ट के माध्यम से करेगी। पैंक्रियाज में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? पैंक्रियाज में कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? इंसुलिन। जो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रेट करती हैं? बीटा सेल्स। पैंक्रियाज एक पत्ती के आकार का होता है ना, जो कि डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करता है। तो वो जूस भी और हार्मोन्स, हाँ हाँ, पैंक्रियाटिक जूस, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने, जब हमारा खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये जूस निकल निकल के वहां आते हैं और खाने को पचाते हैं। सबसे पहले हमारा खाना कहाँ गया? मुंह में गया। वहां हम लोग कभी देखा होगा रोटी चबाते चबाते मीठी लगती है ना कुछ चबाओ, क्योंकि हमारे जो मुंह से है वहीं से आपके कार्बोहाइड्रेट, आपने खाने में क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया, फैट खाया। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुंह में ही उसका पाचन, मतलब पाचन होना शुरू हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आपका खाना स्टमक में पहुंचा। स्टमक में आपके प्रोटीन, जो प्रोटीन होती है वहां पर उसका डाइजेशन होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फैट का आपके स्टमक में फैट नहीं डाइजेस्ट हो सकता, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ये कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक थीज क्या होती है? कॉन्ड्रिक थीज, ऑस्टिक थीज। एनिमल किंगडम में फिशेस पढ़ा था, 2 टाइप्स की फिशेस होती है, याद है? हाँ, कार्टिलेज की बनी होती। देखो अभी तो आपके उसमें ये नहीं देगा कि फिशेस पर हो जाके, वो आपको डायरेक्टली कॉन्ड्रिक थीज में क्या कैरेक्टर होते हैं, तो अब यही नहीं पता रहेगा कॉन्ड्रिक थीज क्या होता है। पाइसिस का हार्ट कितने चैम्बर में डिवाइड रहता है?
फिशेस का जो हार्ट होता है कितने चैम्बर में डिवाइड होता है? 2। वेरी गुड। ये इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, उसमें दे दिया जाएगा एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, मैमल्स का। और मैमल्स का, स्तनधारी का नहीं पता। 4 चैम्बर। उस दिन आए तो थे जिस दिन मैमल्स पढ़ा रहे थे। बाकी पूरा समझ में आ गया? मेढक में कितने चैम्बर? 3 चैम्बर। हाँ 4 चैम्बर। हाँ आपके फ्रॉग इसमें भी पढ़ना है। थोड़ा फ्रॉग के बारे में बताओ, क्या होता है फ्रॉग? क्या पढ़ना है आपको? फ्रॉग और कॉकरोच, यही दोनों पढ़ना है, फ्रॉग और कॉकरोच। फ्रॉग क्या होता है? इसका कुछ क्लासिफिकेशन बताओ। फ्रॉग का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बताओ। मैंने फ्रॉग के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिए होगे एनिमल किंगडम में, और यहाँ पर आपको इसके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्टडी करना है। इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों देखना है। बताओ फ्रॉग के बारे में, फ्रॉग का क्लासिफिकेशन बताओ। कौन से किंगडम में आएगा? एनिमिलिया। उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा। उसके बाद फाइलम वर्टिब्रेटा। देखो रुका रहा, रुक पे हम कर रहे हैं क्लास टेट्रा। उसके बाद क्लास एम्फीबिया। और उसके बाद जीनस, इसकी जो सबसे कॉमन जीनस है वो राना टिग्रीना। हाँ बस इसी के बारे में कल बताएंगे। राना टिग्रीना। इसके अंदर कलर चेंजिंग का कैपेसिटी होती है ना, जिसको क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज कहते हैं। इसके बॉडी के ऊपर क्रोमैटोफोर्स लगे होते हैं। डॉट डॉट स्ट्रक्चर देखा होगा ना, वो क्या होते हैं? क्रोमैटोफोर्स। कब के पुरानी है सर, पुरानी स्टार्ट लिखा है ना, पूरे में 7 मिनट है, मतलब 2 मिनट है।